हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम कॉटलिन के बारे में एक ओवरव्यू डिस्कस करने वाले हैं। कॉटलिन का इस्तेमाल हम अपने मोबाइल ऐप्स में हमेशा से कर रहे हैं। पिछले 3-4 सालों से ये गूगल की तरफ से आपका रिकमेंडेड लैंग्वेज बन चुका है, तो इसलिए आपको कॉटलिन की एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी काफ़ी आवश्यक है। तो आज के इस वीडियो में हम 10 स्टेप्स देखेंगे जिसमें हम बिगनर से लेकर के एडवांस लेवल तक के एंड्रॉयड में यूज़ होने वाले कॉटलिन के कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में ओवरव्यू लेने वाले हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, मगर वीडियो को शुरू करने से पहले इससे लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉटलिन रोड मैप फॉर एंड्रॉयड डेवलपर। अब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू करने से पहले आपको उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, जैसे उसमें कौन से सिंटैक्स हम यूज़ करते हैं, उसका डेटा टाइप्स कौन कौन सा है जो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, उसके बारे में आपको पहले से मालूम होना चाहिए। तो हम अपने पहले स्टेप में उसे ही रखने वाले हैं, डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल। इस पहले स्टेप में आपको ये पता चलेगा कि आप किस तरीके से टेक्स्ट को या पैराग्राफ्स को या फिर इंटीजर नंबर्स को, डबल वैल्यूज़ को या फिर कुछ कैरेक्टर्स को किस तरीके से अपने डेटा टाइप्स में स्टोर करेंगे, उसे किस तरीके से उस पर आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, कीवर्ड्स क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपका एक इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा कॉटलिन में। अब हम आते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक की ओर। तो सेकेंड टॉपिक होगा हमारा कंट्रोल फ्लो। कंट्रोल फ्लो बेसिकली हमें अलाउ करता है कि हम अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर सकें, यानी कि बेस्ड ऑन फ्यू कंडीशंस हम देख सकें और खुद से एक डिसाइड कर सकें कि हमें कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कराना है। तो इसके लिए हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम कॉटलिन में यूज़ करते हैं। पहला है एफ एल्स का नॉलेज, जिसमें हम रेंज ऑफ कंडीशंस, रेंज ऑफ वैल्यूज़ के बीच में कंडीशन लगाते हैं और बेस्ड ऑन दैट हम अपने यूज़र को कुछ प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देते हैं। इसके बाद साथ ही एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है व्हेन स्टेटमेंट्स का। ये आपके जावा के स्विच स्टेटमेंट से रिलेटेड है। हम ऐसे तो कॉटलिन में भी स्विच स्टेटमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, मगर व्हेन स्टेटमेंट का यूज़ करने से आपको और भी एडिशनल बेनिफिट्स मिलती है और ये काफ़ी सिंप्लीफाइड वर्जन है हमारे स्विच केस का। तो इसमें हम क्या करते हैं कि वन बाय वन अपने वैल्यूज़ को चेक करते हैं एंड बेस्ड ऑन द कंडीशन कुछ स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करवाते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे टॉपिक की ओर। तीसरा टॉपिक होगा फंक्शन। फंक्शन बेसिकली एक सेट ऑफ प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन होता है जिसके लिए हम उसे कुछ इनपुट प्रोवाइड करते हैं विथ अ डेटा टाइप एंड ऑल्सो वी एक्सपेक्ट सम रिजल्ट फ्रॉम इट। तो फंक्शन आप एक तरीके से समझ सकते हैं एक फैक्ट्री की तरह काम करता है, जहाँ पे हम कुछ रॉ मटेरियल्स देंगे, वो प्रोसेस होंगे और साथ में हमें कोई आउटपुट प्रोवाइड करेंगे। तो ये फंक्शंस का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि हम बॉयलर प्लेट कोड बार बार ना लिख रहे हों। ये कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ाता है। आप एक लाइन में इसे कॉल कर सकते हैं, इसे आप डिफाइन करके एक जगह रख सकते हैं और साथ ही आप उसे मल्टीपल टाइम्स रीयूज़ कर सकते हैं। तो फंक्शंस के बारे में आपको नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। और साथ ही ये जो तीन टॉपिक्स जो हमने में डेटा टाइप्स, कंट्रोल फ्लो एंड फंक्शन, इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये आपको सिर्फ कॉटलिन के लिए ही नहीं बल्कि इन कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करते हुए आप दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी आप प्रोग्रामिंग लॉजिक में अच्छी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। मोर ओवर, अगर आपको पहले से जावा, सी प्लस प्लस, इन सारे लैंग्वेजेस के बारे में आपको मालूम है तो आप अपने उस नॉलेज का यूज़ करते हुए इन तीन टॉपिक्स को काफ़ी ईजिली और काफ़ी जल्दी आप इसे कवर कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम ही होता है। सिर्फ हम उसमें सिंटैक्स चेंज करते हैं और थोड़े थोड़े एडजस्टमेंट के साथ कुछ नए फीचर्स उसमें मॉडिफाई करते हुए आप इस तीन टॉपिक्स को कवर कर सकते। तो आइए, हमने तीन टॉपिक्स पहले से डिस्कस कर लिए, अब बढ़ते हैं हमारे चौथे पॉइंट। तो हमारा जो फोर्थ पॉइंट है ये कॉटलिन में नल सेफ्टी कहलाता है। ये कॉटलिन का काफ़ी ऐसा पॉइंट है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है और साथ में ये कॉटलिन को दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से काफ़ी बेहतर बनाता है। नल सेफ्टी में जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको कुछ इस तरीके से एल्विस ऑपरेटर्स या फिर आपको नल चेक्स के लिए आपको कुछ सिंबल्स मिल जाएंगे। इसके बारे में आपको पता होना काफ़ी ज़रूरी है। साथ में इसमें एक लेट कीवर्ड होता है जो ये डिसाइड करता है कि आपके पास डेटा अवेलेबल है या नहीं। इन केस वो डेटा अवेलेबल नहीं है तो उस ब्लॉक ऑफ कोड को वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ताकि आप इससे नल पॉइंटर एक्सेप्शन से बच सकें। नल पॉइंटर एक्सेप्शन वो एक्सेप्शन होता है जब आप कोई डेटा डिस्प्ले कराना चाहते हो, उसका यूज़ करना चाहते हो, मगर वो अवेलेबल ना हो, उसकी वैल्यू नल हो। तो इस केसेस में हम अक्सर नल पॉइंटर एक्सेप्शंस से इनकाउंटर करते हैं और हमारा ऐप क्रैश हो जाता है। तो इनसे बचने के लिए कॉटलिन में नल सेफ्टी का यूज़ किया गया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एज वेल एज बहुत ही बेनिफिशियल पॉइंट होने वाला है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमारे फिफ्थ पॉइंट की तरफ आएंगे। फिफ्थ में हमें कलेक्शंस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। कलेक्शंस बेसिकली लिस्ट ऑफ डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ होता है। कहीं भी हमें अगर लिस्ट ऑफ डेटा स्टोर कराना है
उसे दिखाना है, लिस्ट व्यू में दिखाना है, तो उसके लिए हम कलेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारी लाइफ काफ़ी ईजी कर देता है। तो कलेक्शंस के बारे में आपको एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा बहुत कम ही मोबाइल ऐप होगा जो बिना कोई लिस्ट ऑफ डेटा डिस्प्ले कराए चल रहा हो। ऑलमोस्ट सारे ही मोबाइल ऐप्स में आपको लिस्ट डिस्प्ले करानी होगी, तो उसे आप एफिशिएंट तरीके से कैसे दिखा सकते हैं, उसके लिए आपको कलेक्शंस के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। इसके साथ ही इसमें म्यूटेबल एज वेल एज इम्यूटेबल लिस्ट होते हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। म्यूटेबल लिस्ट वैसे होते हैं जो आप चेंज कर सकते हैं, एंड इम्यूटेबल लिस्ट वैसे लिस्ट को कहते हैं जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। एरे लिस्ट के बारे में और इसके साथ साथ म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल लिस्ट के बारे में आपको एक काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी काफ़ी ज़रूरी है। अब हमारे 6th पॉइंट में आपको लैम्डास के बारे में, लैम्डा एक्सप्रेशंस एंड हायर ऑर्डर फंक्शंस के बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। लैम्डा एक्सप्रेशन एंड हायर ऑर्डर फंक्शन। तो लैम्डा फंक्शन उन फंक्शंस को कहते हैं जहां पर आपको फंक्शन प्रॉपर तरीके से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे एक वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं और वहीं पर आप एनोनिमसली आप उसके डेफिनेशंस को दे सकते हैं। तो ये आपके फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता है, आपको पूरे फंक्शन को डिफाइन करने का ज़रूरत नहीं होता है। इसलिए लैम्डा फंक्शंस हम बहुत सारे जगहों पर अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करेंगे। उसके बाद सेकेंड है हमारा इस पॉइंट में हायर ऑर्डर फंक्शंस। तो हायर ऑर्डर फंक्शंस उन फंक्शंस को कहते हैं जो अपने आर्गुमेंट में किसी फंक्शन को ले सकें, यानी कि वो खुद भी एक फंक्शन है और अपने आर्गुमेंट में किसी डेटा टाइप की जगह पर किसी फंक्शन को भी एज एन आर्गुमेंट ले सकता है, या फिर कुछ ऐसे फंक्शंस जो कि डेटा टाइप को ही ले रहे हैं आर्गुमेंट में, मगर वो रिटर्न करते वक्त किसी फंक्शन को रिटर्न कर सकते हैं। यानी कि ऐसा कोई फंक्शन जो किसी फंक्शन को रिटर्न करता हो, या फिर ऐसा कोई फंक्शन जो किसी फंक्शन को एज एन इनपुट ले सकता हो, तो उसे हम हायर ऑर्डर फंक्शन कहेंगे। प्रोग्रामिंग में और जब से कंपोज यूआई का यूज़ हमने करना शुरू किया है एंड्रॉयड में, तो आपको इस तरीके के फंक्शंस काफ़ी अपने प्रोजेक्ट्स में देखने को मिलेंगे। आइए अब बढ़ते हैं 7th पॉइंट की ओर। 7th पॉइंट है हमारा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। क्योंकि हम किसी एक फाइल या क्लास बना करके अपने ऐप को कंप्लीट नहीं कर सकते, हमारे पास मल्टीपल क्लासेस होने चाहिए। तो उसके बीच में आप किस तरीके से फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं, उसके डेटा मेंबर्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसके लिए आपको ऊप्स कॉन्सेप्ट की एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ऊप्स कॉन्सेप्ट का हमारा एक पार्ट होता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, उसके बारे में आपको सीखना ज़रूरी है। और साथ में उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाइक एब्स्ट्रैक्शन, इंक्रिप्शन, पॉलीमॉर्फिज्म एटसेट्रा, इसके बारे में भी आपको सीखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद आते हैं हमारे 8th पॉइंट में। 8th पॉइंट में हमने रखा है डेटा क्लासेस। मोबाइल ऐप्स में बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम आप डेटा के बीच में कम्युनिकेट करते हैं, उसे या तो आप यूज़र से एज एन इनपुट लेकर के अपने सर्वर की ओर भेजते हैं, या फिर सर्वर से जो आपको जेसन रिस्पॉन्स मिलता है उसे आप डेटा क्लासेस में यूज़ करते हुए अपने यूज़र को दिखाते हैं। तो क्योंकि हमारा ऐप बेसिकली सिर्फ डेटा के कम्युनिकेशन पर ही निर्भर है, तो आपको डेटा क्लासेस बनाना आना चाहिए। वहाँ पर आप कुछ प्रॉपर्टीज़ मेंशन करेंगे जो आपके एक डेटा क्लास में होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई स्टूडेंट मैनेजमेंट ऐप बना रहे हैं, तो एक यूज़र का जो भी डेटा हो सकता है, जैसे हमारे इस केस में एक स्टूडेंट होगा, तो उसका स्टूडेंट का नाम, उसका रोल नंबर, इस ब्रांच, स्कूल एटसेट्रा, इन सारे चीज़ों को आप लिस्ट कर देंगे। अगर उसमें हमने रोल नंबर या एज रखा है तो वो बेसिकली इंटीजर टाइप का होगा, और उसका नाम या फिर उसका ब्रांच एटसेट्रा, ये सारा चीज़ स्ट्रिंग टाइप का होगा। अगर इसके साथ ही आप अपने स्टूडेंट का इमेज लेकर के उसे आप सर्वर पे पोस्ट करते हैं, तो बैकएंड आपको बेसिकली एक यूआरएल पास कर रहा होगा अपने रिस्पॉन्स में। तो यूआरएल भी आप अपने स्ट्रिंग टाइप में ही रख सकते हैं, और उसे आप किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के द्वारा आप उसे अपने स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। तो ये सारा कम्युनिकेशन जो हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं, उसके लिए डेटा क्लास ही एक ऐसा फैक्टर है जिसकी मदद से आप MVVM आर्किटेक्चर या फिर एक सिंपल आर्किटेक्चर में भी आप इसका यूज़ करेंगे। तो हो सकता है कि आपने अगर कोई बेसिक मोबाइल ऐप बनाया होगा जिसमें आप लिस्ट डिस्प्ले करा रहे हैं, तो उसके प्रॉपर्टीज़ को अपने डेटा क्लास में ज़रूर रखा होगा। तो इसके बारे में भी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। अब हमारा 9th पॉइंट है कोरोटीन्स एंड कॉन्करेंसी। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपके पास 2 APIs हैं और आप चाहते हैं कि साइमल्टेनियसली आप उन 2 APIs को कॉल करें। पहली API अगर आपको 2 सेकंड के अंदर अपने रिजल्ट दे देती है, मगर दूसरी API में कोई प्रॉब्लम आ गया है जिसके वजह से वो 20 या 30 सेकंड लगा रहा है। तो अगर आप चाहें कि आप एक साथ ही उन डेटा को डिस्प्ले कराएं, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसमें प्रॉब्लम हो, क्योंकि पहली API आपकी 2 सेकंड में ही रिजल्ट डिस्प्ले कराने के लिए अवेलेबल है, मगर दूसरी API से अभी तक डेटा आया नहीं है, उसमें 20 या 30 सेकंड लग रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो इसमें सबसे बेहतर ये होगा कि आप जितना डेटा आया है, अगर आप उससे काम कर सकते हैं तो आप उसे डिस्प्ले करा दें, मगर
अगर आप ये चाहते हैं कि आपने आपने जो डिस्प्ले कराना है उसमें आपको दोनों एपीआईज़ की डेटा का नीड है, तो आप वेट करेंगे अपने सेकंड एपीआई को वापस आने का। तो इस तरीके से आपको खुद से डिसीजन लेना होगा कि क्या आपको दोनों एपीआईज़ की एक साथ नीड है या फिर किसी एक एपीआई के रिस्पॉन्स से भी आप काम कर सकते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो होता है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंडर आता है, और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के लिए आपको कोरोटीन्स एंड कॉन्करेंसी के बारे में पता होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम कोई एपीआई कॉल करते हैं या फिर हम डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं या फिर जब भी हम कोई फाइल हैंडलिंग करते हैं, तो उस केस में हमारे जो टास्क हैं वो एसिंक्रोनस होने चाहिए। तो इसके लिए हमें कोरोटीन्स के बारे में एक प्रॉपर नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अब आज के लेक्चर के हम 10th पॉइंट की ओर आते हैं। 10th पॉइंट होगा एक्सटेंशन फंक्शंस। कॉटलिन हमें ये एक्सटेंशन फंक्शनैलिटी भी प्रोवाइड करता है जिससे आप ऑलरेडी अवेलेबल क्लासेस में कुछ एडिट कर सकते हैं, यानी कि आप उसे एक्सटेंड कर सकते हैं और फिर उसमें अपने कोड को ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसकी मदद से आप अपने कस्टमाइज्ड यूआई डिस्प्ले करा सकते हैं। ऐसे तो गूगल की तरफ से आपको कुछ बेसिक यूआई कंपोनेंट ऑलरेडी मिल जाते हैं, मगर आप उसमें कुछ एडवांस यूआई फीचर्स ऐड करना चाहते हो या फिर आप उसे कस्टमाइज़ करना चाहते हो, तो इस तरीके से क्लासेस में आपको एक्सटेंशन फंक्शन लगा करके उसे मॉडिफाई करना आना चाहिए। तो ये था कुछ 10 पॉइंट्स जो कि आपके कॉटलिन रोड मैप में है, और इससे आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट में काफ़ी बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। इन 10 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप सीखें और 1 बाय 1 सारे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को भी कंप्लीट करें और साथ ही अपने प्रोजेक्ट्स भी बिल्ड करना साइमल्टेनियसली चालू कर दें। तो इस तरीके से आपको एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में ज़रूर मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।